हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम हिंदी भाषा और भाषा क्या है और हिंदी भाषा का इतिहास और विकास पढ़ेंगे। तो ये हिंदी लेक्चर सीरीज़ का पहला टॉपिक है जिसमें हम उसके हिंदी के इतिहास को थोड़ा सा जानेंगे। और हिंदी का इतिहास जानने के पहले हम भाषा जाने कि भाषा क्या है, क्योंकि अल्टीमेटली जो हिंदी है वो क्या है, एक भाषा है। देखिए, आप सब जानते होंगे कि जो भाषा है वो क्या है, कम्युनिकेशन का माध्यम है ना, वार्तालाप का माध्यम है या अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। भाषा किसी की भी हो सकती है, किसी तरह की हो सकती है, ये एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन ये एक अभिव्यक्ति है। जैसे हम ये कहें, ये मनुष्यों की भी अभिव्यक्ति है, पशुओं की भी अभिव्यक्ति है, चिड़ियों की भी अभिव्यक्ति है, लेकिन ये सिर्फ अभिव्यक्ति है। इसी प्रकार से देश बदल जाते हैं लेकिन भाषा होती है और वो सिर्फ अभिव्यक्ति के लिए काम करती है। अगर इसको हम पारिभाषिक रूप में देखते हैं तो भाषा जो शब्द है ये संस्कृत के भाष धातु से बना है। संस्कृत की भाषु धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है वाणी को व्यक्त करना। मतलब हमारी जो वाणी है उसको व्यक्त करना, इसे कहते हैं हम भाषा। और भाषा के 3 तत्व होते हैं। भाषा जो है हमारी, उसमें से 3 तत्व मुख्यतः होना चाहिए। क्या? पहली बात तो भाषा ध्वनि संकेत है। भाषा क्या है? ध्वनि संकेत है। दूसरा, वह यादृच्छिक है। और दूसरी चीज, एक तीसरी जो होगी वो होगी यह रूढ़ है। इसका मतलब क्या है? देखिए, भाषा ध्वनि संकेत है। आप जानते हैं कि हमारी जो भाषा है, तो भाषा कैसे बनी? ध्वनि से बनी। ध्वनि से कैसे? हम कुछ भी जो प्रोनाउंस करते हैं या कुछ भी जो बोलते हैं वो क्या है? ध्वनि है। तो ये ध्वनि संकेतों का ही कलेक्शन है। ध्वनि संकेतों को हम जब कलेक्ट कर लेते हैं तब ये क्या बन जाती है? भाषा बन जाती है। तो ये इस प्रकार से क्या है कि ध्वनि का संकेत है, लेकिन ध्वनि भी ऐसी हो या फिर उसके संकेत व्यापक होने चाहिए। जैसे अगर कोई कहता है हिंदी भाषा में बैठ जाओ, तो इसका मतलब हुआ कि ये ध्वनि का जो संकेत बैठ जाने का कहने का है, इसको लोगों को पता होना चाहिए। जब गार्ड हरी झंडी दिखाता है तो इसका पता होना चाहिए कि इसका मतलब है कि ट्रेन जाने के लिए तैयार है। तो ये भाषा ध्वनि जो है इसके सांकेतिक रूप है और ये व्यापक रूप से अपना काम करते हैं। अगली बात यहाँ पे क्या है कि ये देखिए यादृच्छिक है। यादृच्छिक का मतलब ये है कि जैसे जिस क्षेत्र में बालक अगर कहा जाता है तो बालक का मतलब एक लड़का होता है। अब हम ये कहें कि इसको बालक क्यों कहा जाता है, या फिर मान लीजिए एक कौवा है, कौवा को कहें कौवा क्यों कहा जाता है, तो वो सिर्फ कहा जाता है। इसमें तर्क करने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पता नहीं पहले कैसे कहा गया होगा। तो भाषा इस तरह से यादृच्छिक है, इसमें हम इस तरह के तर्क नहीं कर सकते। तर्क कर सकते हैं उसकी जो ग्रामर है उसके रूलों पर, लेकिन इसमें नहीं तर्क कर सकते हैं कि गाय को गाय क्यों कहते हैं। अगली बात, भाषा रूढ़ है। अगर गाय को गाय कहते हैं तो सिर्फ कहते हैं, इसमें से कोई तर्क नहीं फ्रेंड्स लगाएंगे। तो ये चीज है कि भाषा सांकेतिक ध्वनि संकेत है। भाषा यादृच्छिक है और वह रूढ़ है। अब देखिए भाषा की प्रकृति क्या होती है। तो भाषा जैसे कि हमने देखा ये सागर की तरह है, मतलब कि बदलती हुई भी है। अभी की जो हमारी भाषा है, जैसे हम हिंदी के विकास में बात करेंगे कि आज जो हिंदी है वो कुछ समय पहले ऐसी नहीं थी, इसके पहले उसके मूल पे कुछ और था। तो भाषा क्या है कि इस तरह से बहता हुआ है, इस तरह से ये चलती हुई है और हमेशा अपने आप को रिफाइन करती रहती है, अपने आप को बदलती रहती है। अब देखिए भाषा बनती कैसे है। भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य शब्दों से बनते हैं और शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। मतलब कि मूल ध्वनि ही सब कुछ है। मूल ध्वनि से शब्द बनेंगे, शब्द से वाक्य बनेंगे और वाक्यों से हमारी पूरी भाषा बनेगी।
और देखिए इन्हीं चीज़ों का, मूल ध्वनियों का, शब्दों का, इन्हीं का जो विस्तारण रूप है या इन्हीं की विवेचना है, उसी को हम कहते हैं व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण क्या है? हिंदी व्याकरण हिंदी के जो वर्ण हैं, शब्द हैं, उनकी विवेचना, उनका सही स्वरूप, यही क्या कहलाएगा? भाषा का व्याकरण कहलाएगा। अब देखिए जो भाषा है, तो भाषा के कई रूप हो सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि अलग अलग जगह पर कई तरह की बोलियां बोली जाती हैं। भारत में लगभग 600 प्रकार की बोलियां हैं जो बोली जाती हैं। तो भाषा में कई प्रकार की बोलियां हैं जिसे हम डायलेक्ट कहते हैं। तो ये जो बोलियां हैं ये स्थानीय रूप से निकलती हैं, स्थानीय रूप से निकलती हैं ये, और अपना विकास करती हैं। इसके बाद में दूसरी चीज होती है परिनिष्ठ भाषा। परिनिष्ठ भाषा क्या है? कोई भी बोली है, जैसे हम ऐसे बात करें, हमारी खड़ी बोली जो आज जिसे हम भाषा कह रहे हैं, हिंदी भाषा कह रहे हैं, वो क्या थी? खड़ी बोली। देखिए उसमें नाम में भी लगा है खड़ी बोली। तो उस समय क्या थी कि ये एक क्षेत्रीय बोली थी जो बोली जाती थी, लेकिन इसमें से ग्रामर का, इसमें से व्याकरण का समावेश नहीं था, इसलिए ये सिर्फ बोली के रूप में बोली जाती थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि इसमें से व्याकरण को जोड़ दिया गया और व्याकरण के कुछ नियम और रूल बना दिए गए, तो ये क्या हो गई? परिनिष्ठित भाषा हो गई। मतलब कि इसमें से रूल होंगे, नियम होंगे, उसके अनुसार इसको लिखा जाएगा। जैसे कि अब हमें देवनागरी लिपि में लिखना है, तो उसका हमने एक वो बना दिया कि देवनागरी लिपि है इसकी। खड़ी बोली है, इसको इस तरह से बोलना है, इस तरह से इसमें मात्राएं लगानी है। तो हमने क्या किया कि इसको व्याकरणिक रूप दे दिया। जब इसके बाद में फिर राष्ट्रभाषा, तो जब भी कोई परिनिष्ठित भाषा अपने व्यापक रूप में किसी क्षेत्र में फैल जाती है, तो वो राष्ट्रभाषा का स्वरूप ले लेती है। राष्ट्रभाषा में वो सारे काम, राजकीय काम किए जाते हैं जो उस देश के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे अगर हम अपने यहाँ की बात करें, अपने देश की बात करें, तो हमारे जो संविधान है, उस संविधान में से भाग 17 में भाषा को रखा गया है। और इस राजभाषा को, ये राष्ट्रभाषा को इस तरह से कहा गया है कि अनुच्छेद 343 से 351 तक, अनुच्छेद इतने के अंतर्गत इस भाषा को रखा गया। और रखने के बाद में उसमें से सरकारी कामों की अनुमति दी गई। लेकिन वहाँ पर इस समय बात ये थी कि हमारा संविधान जब बन रहा था या बन के तैयार हुआ, तो उस समय सारे लोग एक मत नहीं थे कि हिंदी भाषा को क्या किया जाए कि राजभाषा बनाया जाए। देखिए यहाँ पे थोड़ा एक चीज़ और समझिए आप, राजभाषा और राष्ट्रभाषा, थोड़ा सा इसको डिफरेंस को पहले क्लियर करते हैं हम। राजभाषा का मतलब है कि राजकीय काम में प्रयोग की जाने वाली भाषा। राष्ट्रभाषा का मतलब है कि पूरे राष्ट्र में प्रचलित भाषा। तो उस समय कहा गया कि राजभाषा में हम हिंदी तो रख दें, लेकिन हिंदी में कुछ अपने प्रदेश ऐसे थे कि अपना काम नहीं करते थे, उनकी अपनी भाषाएं थी या फिर अंग्रेजी में काम करते थे। तो इसलिए वहाँ पर हम इसको इस तरह का स्वरूप नहीं दे पाए। फिर राजभाषा के लिए हालांकि रूल तो हमने बना दिए, लेकिन वहाँ ये कहा गया था कि 15 साल तक, इसके पहले मतलब संविधान लागू होने के पहले, जैसे 1950 में संविधान जब लागू हुआ, तो ये कहा गया कि इसके पहले जो काम अंग्रेजी में होते आ रहे हैं वो काम 15 साल तक अंग्रेजी में होते रहेंगे, और 5 साल बाद, फिर इसके बाद 10 साल बाद एक कमेटी बनाई जाएगी, उसमें निर्धारित किया जाएगा कि किस तरह से हमें हिंदी को उसमें प्रयोग करना है। लेकिन बात ये हुई कि ऐसी चीज़ें हो नहीं पाई प्रॉपर, तो अभी भी हम सारे काम अंग्रेजी में करते हैं, लेकिन बहुत सारी कुछ उसमें वेरिएशंस लाए गए। तो ये कहा गया कि जो भी हमें अनुवाद करना है, तो अनुवाद में हम हिंदी स्वरूप प्रोवाइड करेंगे। तो देखिए हमने देखा कि भाषा का जो स्वरूप है वो क्या हो सकता है, बोलियां हो सकती हैं, परिनिष्ठित भाषा हो सकती है और राष्ट्रभाषा हो सकती है, और जब वो पूरे अपने देश में व्यापक हो जाए। अपनी जो हिंदी है, देखिए हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई
और हिंदी का जो कालक्रम है या विकास क्रम है वो कैसे है, इसको यहाँ पर देखते हैं। शुरुआती देखिए, हम ये जानते हैं कि संस्कृत भाषा थी। संस्कृत भाषा को देव भाषा भी कहते थे, आर्य भाषा कहते थे, क्योंकि ये आर्यों के द्वारा बोली जाती थी। आर्य जब भारत में प्रवेश किया उन्होंने उत्तर पश्चिम से, तो उस समय का जो क्षेत्र था या अपना जो जम्मू कश्मीर, पंजाब और ये वाला जो सिंधु घाटी, सिंधु का क्षेत्र था जो, तो ये वाले क्षेत्र में आर्य रहते थे और संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। इस भाषा को अगर हम देखें तो लगभग 3500 साल ये पुरानी भाषा है। इसके जो स्वरूप हमें आज साक्ष्यों के रूप में जो मिल रहे हैं, उनमें से हमारे पास वेद हैं, ब्राह्मण हैं, उपनिषद हैं, ये सारे संस्कृत में लिखे गए थे। तो संस्कृत का जो स्वरूप चला शुद्ध, वो था 1500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व तक। इसी समय ऋषि मुनियों ने, उस समय के जो ग्रेट लोग थे, उस समय के जो आध्यात्मिक लोग थे, उन्होंने संस्कृत भाषा का प्रयोग करके ये सारे ग्रंथ लिखे, और यही थी उस समय की हमारी प्राचीन संस्कृत, वैदिक संस्कृत थी ये। इसके बाद में क्या हुआ कि जब 500 ईसा पूर्व आया, तो आप जानते होंगे फ्रेंड्स कि 500 ईसा पूर्व में हमारे यहाँ धार्मिक परिवर्तन हुआ, और धार्मिक परिवर्तन में गौतम बुद्ध हुए। तो गौतम बुद्ध ने क्या किया कि संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं किया। अब देखिए कैसे, चूंकि उस समय भी ये जो भाषा थी फ्रेंड्स, संस्कृत भाषा, ये साहित्यिक भाषा थी। साहित्यिक भाषा का मतलब इसका जो प्रयोग था वो साधारण जन में नहीं होता था। साधारण जन की कुछ और ही भाषा थी, जिसे उस समय तक प्राकृत भाषा कहा जाने लगा था। अब प्राकृत भाषा में भी कई तरह की भाषाओं ने जन्म लिया। तो प्राकृत भाषाओं का जो स्वरूप है वो 500 ईसा पूर्व से लेके और 1000 ईस्वी तक आता है। तो प्राकृत भाषाओं में से पहली भाषा थी हमारी पाली भाषा। पाली भाषा 500 ईसा पूर्व से ईसा सन तक, मतलब हम कहते हैं कि पहली सदी तक, ये मानिए, तब तक पाली भाषा का अच्छा प्रयोग रहा। पाली भाषा का प्रयोग इसलिए रहा उस समय कि देखिए, जो हमारी वैदिक संस्कृति वाले लोग थे, उन्होंने अपना वर्चस्व ज़्यादा कठिन रूप से जमा लिया था। उस समय थोड़ा सा हिंसाएं भी बढ़ गई थी, तो उस समय ये परिवर्तन हो गया। तो धर्म के परिवर्तन में जो गौतम बुद्ध ने अपना परिवर्तन किया, तो उस समय साधारण लोग की जो भाषा थी वो थी पाली। तो उन्होंने पाली में अपना क्या दिया, उपदेश दिए, और पाली में ही उनके ग्रंथ लिखे गए। तो ये पाली भाषा का वहाँ पर जन्म हुआ। इसके बाद में ईसा सन से 500 ईसा तक इसमें से अन्य प्राकृत भाषाओं ने जन्म लिया। दूसरी बात ये भी कि देखिए, क्षेत्र और क्षेत्र के बीच में भाषाओं में विविधता थी। तो उन भाषाओं की विविधता के साथ साथ में ये इनका विकास चलता रहा, और इसके बाद में एक अपभ्रंश भाषा आई। तो अपभ्रंश भाषा का जो समय काल है वो 500 ईसा से 1000 ईसा पूर्व, वो 500 ईसा से 1000 ईसा, ईसा पूर्व नहीं ईसा, इधर तक ये अपभ्रंश भाषा का रूप सामने आता है। और इसी अपभ्रंश भाषा से फिर हमारी हिंदी की भाषाओं ने फ्रेंड्स जन्म लिया। तो इस प्रकार से जो हिंदी भाषा है, इसकी उत्पत्ति संस्कृत से लेके, प्राकृत से लेके, फिर देखिए पाली, अन्य प्राकृत भाषाएं, और फिर अपभ्रंश से हुई है। यहाँ पर देखिए, जो अपभ्रंश भाषाएं थी, तो अपभ्रंश भाषाएं अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रूप में सामने आई। कुछ परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछा जाता है कि अपनी जो हिंदी भाषा है वो किस अपभ्रंश से आई। वहाँ पर तो हमारा जो आंसर होता है ये सौर सेनी होता है। अभी हम आपको ये भी बता रहे हैं कैसे। तो देखिए, ये जो अपभ्रंश भाषा थी, अपभ्रंश भाषा कई रूपों में जब हमारे सामने आई, तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की अपभ्रंश भाषाएं बोली जाने लगी। तो उनका अलग अलग विकास भी हुआ, उनके अलग अलग साहित्य की रचनाएं भी हुई। तो इसमें से जो सौर सेनी अपभ्रंश थी, ये सौर सेनी अपभ्रंश भाषा किन किन क्षेत्रों में आई। तो देखिए, ये पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी का मतलब है कि हमारा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, इसमें से ये हुआ। दूसरी चीज, इसमें से राजस्थानी और ब्रजभाषा और खड़ी बोली,
तो इनका जो क्षेत्र है फ्रेंड्स, पश्चिमी हिंदी का, राजस्थानी का, ब्रजभाषा का और खड़ी बोली का, इन पूरे क्षेत्रों में से क्या है कि सौरसेनी अपभ्रंश बोली जा रही थी और सौरसेनी से इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। एक चीज और, इसमें से अगर हम यहाँ पर जोड़ दें अर्धमागधी अपभ्रंश, तो अर्धमागधी अपभ्रंश में क्या है, देखिए पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो अर्धमागधी अपभ्रंश और इसके साथ साथ में सौरसेनी अपभ्रंश, इन दोनों का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र आज हिंदी भाषी क्षेत्र कहलाता है। इसके साथ साथ में अपभ्रंश भाषा में देखिए पैसाची अपभ्रंश आई। तो पैसाची जो अपभ्रंश थी, ये सीधे सीधे क्वेश्चन भी पूछा जाता है फ्रेंड्स कि ये पैसाची अपभ्रंश किस क्षेत्र में बोली जाती है। ये कई बार वनडे एग्जाम्स में और पीसीएस एग्जाम्स में भी एक बार पूछा गया था ये। तो देखिए पैसाची अपभ्रंश, पैसाची अपभ्रंश का जो क्षेत्र है वो है लहदा और पंजाबी। इसका मतलब ये पंजाब वाला क्षेत्र है और इसमें से वो पंजाब भी जुड़ा है जो आज पाकिस्तान में है। इसके बाद पंजाबी आप जानते हैं कि इस अपने इधर वाला क्षेत्र। इसके बाद ब्राचड़ अपभ्रंश, ये कहाँ का है, सिंधी का। तो सिंध प्रांत आप जानते हैं पाकिस्तान में है जो, तो वहाँ का जो क्षेत्र था वहाँ पर बोली जाती थी ब्राचड़ अपभ्रंश। इसके बाद में फ्रेंड्स एक और भाषा है ये खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश जो है इसका हालांकि ये हिंदी भाषी क्षेत्र में जोड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए कुमाऊनी, गढ़वाली और ये वाला क्षेत्र वो है जो हिमाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र है अधिकांशतः वो क्षेत्र इसमें से आता है। तो इसमें से कौन सी है, खस अपभ्रंश। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश में फ्रेंड्स मराठी है जो पूरा महाराष्ट्र का क्षेत्र है। इसके बाद अर्धमागधी वाला, जैसा कि हमने अभी देखा कि अर्धमागधी और सौरसेनी दोनों मिलके बनाती हैं। तो इसमें पूर्वी हिंदी थी, अवधी थी, बघेली थी और छत्तीसगढ़ी थी। इसके बाद मागधी हिंदी है। तो मागधी हिंदी में देखिए कौन कौन सी थी, बिहारी थी, बिहारी भाषा जो है वो किसकी थी, मागधी अपभ्रंश की है। और बंगाली है, उड़िया है और असमिया है। तो ये भाषाएं इस प्रकार से हिंदी का स्वरूप इन्होंने लिया। अब देखिए हिंदी का जब 1000 ईसा या फिर 1000 ईसा के बाद में जो अपभ्रंश रूप आया, तो उसमें से हिंदी का प्रयोग कैसे हुआ या फिर हिंदी जो अभी शब्द आया वो कैसे आया। तो देखिए हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये जो शब्द हैं ये फारसी के शब्द हैं। टेट में ये पूछा जा चुका है कि हिंदी जो शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है। जीएस के क्वेश्चनों में अधिकांशतः पूछा जाता है हिंदुस्तान जो नाम दिया गया है वो किसने दिया है ना, या फिर हिंदू शब्द जो है वो किसके द्वारा दिया गया है। तो इस तरह के प्रश्न अधिकांशतः पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमें ये जानना है कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान, ये शब्द फ्रेंड्स संस्कृत के नहीं हैं और ना ही हिंदी के हैं, ये हैं फारसी के। तो आप ये याद रखिएगा कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान ये सब फारसी के शब्द हैं। और हिंदी भाषा का देखिए जन्म तो उत्तर भारत के क्षेत्र में हुआ, लेकिन इनका जो नामकरण है वो ईरानियों ने किया फ्रेंड्स। और इसके साथ साथ में जो भारतीय मुसलमान थे, कुछ बाहर से आए और कुछ यहीं पे कन्वर्टेड हुए, उन्होंने इस भाषा का जो यहाँ पे बोली जा रही थी जिसे हम अपभ्रंश कहते हैं, और अपभ्रंश के आगे वाली जो भाषा है उसका नाम उन्होंने हिंदी रखना चालू कर दिया। उन्होंने कहा कि ये हिंदी है। और हिंदी कहने का कुछ अर्थ भी था। देखिए जो ईरान के लोग थे वो क्या करते थे कि जैसे जो हा है, जो सा है उसका वो हा उच्चारण करते थे। तो हमारे यहाँ पे जो सिंधु नदी है ना, तो सिंधु को वो हिंदू, सिंधु को हिंदू, तो सा का हा उच्चारण करते थे। इसलिए कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि जो ये शब्द है इस प्रकार से जनरेट हो गया हिंदी। और हिंदी इस क्षेत्र में रहने वाले जो लोग थे वो हिंदुस्तानी कहलाने लगे और ये क्षेत्र हिंदुस्तान कहलाने लगा और यहाँ की भाषा हिंदी कहलाने लगी। इसके बाद जो पुराने ईरानी जो ग्रंथ हैं, जिसमें से एक जेंद अवेस्ता ग्रंथ है फ्रेंड्स। जेंद अवेस्ता ग्रंथ ईरानियों का बहुत ही पुराना ग्रंथ है। यह इसमें भी हिंदी, हिंदू और इन शब्दों का जिक्र वहाँ पर मिलता है।
इसके बाद में जो मध्यकालीन मुस्लिम हुए फ्रेंड्स, मध्यकालीन मुस्लिमों जैसे अमीर खुसरो हो गए, जायसी मलिक मोहम्मद जायसी हो गए, औफी हो गए, और भी जो उस समय के जो विद्वान थे, उन्होंने भी इस हिंदी शब्द का प्रयोग किया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हिंदी का विकास किस प्रकार से संस्कृत से हमारे पास प्राकृत, और प्राकृत में भी देखिए अपभ्रंश आया, पाली आया, और इस तरह से ये धीरे धीरे बदला, और उसी अपभ्रंश पे फिर कई सारे अपभ्रंशों के रूप हुए, जिसमें से सौरसेनी प्रमुख है, और उसमें उसी से इस सारी हिंदी भाषाओं का जन्म हुआ। तो ये हमने हिंदी भाषा का थोड़ा सा क्या देखा, इतिहास देखा फ्रेंड्स कि कैसा था। इसके आगे आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते जाएंगे, और इसमें से हम अब आगे शुरू करेंगे इसका व्याकरण। तो चूंकि जैसे हमने अभी बताया, बात की थी कि ध्वनि, शब्द, तो इनके बारे में हम रिफाइन करते हुए चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपने देखा, अगर आपको कुछ इससे जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ। और इस वीडियो को आपने देखा, आप